अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ जनरल लैंग्वेज के बारे में, स्पीच के बारे में और एलिमेंट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है और आपकी टेक्निकल राइटिंग और टेक्निकल प्रेजेंटेशन या आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उनके लिए इन बातों को जानना लाजमी है। इसलिए मैंने आज इन चीज़ों पर फोकस किया है जो कि किसी भी लैंग्वेज की में को समझने के लिए ज़रूरी हैं या किसी लैंग्वेज में स्पीच करने के लिए या किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? वन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट परमिट्स पीपल टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट। असल में लैंग्वेज उन सिंबल्स पर मुश्तमिल है जो लोगों को कम्युनिकेट करने और एक दूसरे के साथ रब्ता रखने पर उकसाते हैं या उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, या जिन सिंबल्स की बिना पर तमाम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। दी सिंबल्स कैन इंक्लूड वोकल एंड रिटन फॉर्म्स। ये सिंबल रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं और वोकल फॉर्म में या बोले जाने के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जेस्चर्स इशारों की सूरत में भी हो सकते हैं एंड बॉडी लैंग्वेज और किसी भी बॉडी लैंग्वेज की सूरत में भी हो सकते हैं। जैसा कि हम आम रूटीन में अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको अपने इशारे से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही बता देते हैं कि हमारा आंसर जो है उसमें हाँ है या ना है, हम उसको उस बात को लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। अनदर वे टू डिस्क्राइब लैंग्वेज इज इन टर्म्स ऑफ द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। और लैंग्वेज को हम जो समझते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसमें 4 किस्म की बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को यूज़ करते हैं। इसमें लिसनिंग आ जाती है, स्पीकिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है और राइटिंग आ जाती है। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई हुई हैं। इन 4 चीज़ों पर हमारी लैंग्वेज बेस करती है, यानी कि अगर हमने कोई बात किसी को समझानी है तो हमें इन तमाम 4 चीज़ों को या इन 4 बेसिक्स रूल्स को या बेसिक स्किल्स को हमारे पास होना चाहिए और हमें इन पर अबूर हासिल होना चाहिए, ख़ासतौर पर राइटिंग के लिए और ख़ासतौर पे किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। इन योर टीचिंग यू विल नीड टू एड्रेस ईच ऑफ दिस स्किल्स। इस तरह से आप अपनी टीचिंग में या अपनी प्रेजेंटेशन में आपको इन तमाम स्किल्स से वास्ता पड़ेगा। एंड वेन एवर पॉसिबल यू शुड यूटिलाइज एक्टिविटीज़ दैट इंटीग्रेट ऑल 4 स्किल्स सिंस ईच रीइंफोर्सेस द अदर। और ये तमाम स्किल्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और एक दूसरे को इनको यूटिलाइज करके ही आप लैंग्वेज सीख सकते हैं या आप किसी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपल जनरली लर्न दिस 4 स्किल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हम लोग या कोई भी लोग इन 4 स्किल्स को इस तरह से इस ऑर्डर में इनको देखा जाता है। लिसनिंग, व्हेन सबसे पहले हमारी लिसनिंग आती है। व्हेन पीपल आर लर्निंग अ फ्यू लैंग्वेज दे फर्स्ट हेयर इट स्पोकन। जब वो किसी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले वो उसको बोलते हुए सुनते हैं। स्पीकिंग, इवेंचुअली दे ट्राई टू रिपीट व्हाट दे हेयर। फिर वो जो कुछ वो सुनते हैं उसको रिपीट करने की, इसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। रीडिंग, लेटर दे सी द स्पोकन लैंग्वेज डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली इन प्रिंट। फिर वो उस लैंग्वेज को प्रिंट फॉर्म में देखते हैं और उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। राइटिंग, फाइनली दे रिप्रोड्यूस दिस सिंबल्स ऑन पेपर। और फिर इस तरह से वो इन सिंबल्स को या किसी भी लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं उनको पेपर पर लिखने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पीच क्या है। हमारी स्पीच, जो भी हम प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, जो भी हमारी राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है, तो उसमें हम सबसे पहले स्पीच लिखेंगे या उसमें हम सबसे पहले वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे। वो हो सकता है अगर आपकी स्पीच की फॉर्म में है तो या स्पीच के फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है तो आप उसके लिए आपको स्पीच की डेफिनेशन को समझना लाजमी है। द एक्सप्रेशन ऑफ आर द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थाट्स एंड फीलिंग्स। किसी भी तरह की थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बाय आर्टिकुलेट साउंड्स और अ फॉर्मल एड्रेस डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस इज अ स्पीच। एलिमेंट्स ऑफ अ स्पीच, द स्पीच कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसी भी
स्पीच को जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उस स्पीच को कम्युनिकेट करने के लिए लाजमी होते हैं, और उन्हीं एस्पेक्ट्स पर हमारी स्पीच का सारा दारो मदार होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ मॉडल्स यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कुछ मॉडल्स हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग के प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ में स्पीच दे रहे हैं या हम कोई प्रेजेंटेशन करने लगे हैं तो कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हमें यूज़ करना होगा या हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी स्पीच करने में, अपनी प्रेजेंटेशन देने में कामयाब हो जाए। मैनी रिसर्चर्स हैव वर्क टू क्रिएट अ विजुअल इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन process so that you can more easily understand the different components and how they work together। बहुत से रिसर्चर जो हैं वो इस पर काम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने किसी विजुअल इमेज को क्रिएट करना है या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। यू कैन मोर इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंट, आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है या कोई आपने टेक्निकल राइटिंग करनी है तो आप उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को शामिल करेंगे और उनको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, उनको इस तरह से आपस में जोड़ेंगे कि आपका वर्क एक वर्क लगे और आपका वर्क इस तरह से हो कि वो सब की आसानी से समझ में आ जाए, वो हर बंदा उसको आसानी से समझ ले उसको, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी स्पीकिंग फॉर्म में हो या प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो या अभी किसी भी किस्म की टेक्निकल राइटिंग हो। तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो आपके वर्क को बहुत अच्छा बना देंगे और उनके कंबाइंड होने की सूरत में ही आपका वर्क एक डेफिनेट वर्क लगेगा। द टर्म्स यूज्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स, टेक्स्ट्स एंड मॉडल्स वेरी स्लाइटली एज वेल। लेकिन ये टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट टेक्स्ट और डिफरेंट मॉडल्स वो चेंज करते रहते हैं। लाजमी नहीं है कि ये मॉडल्स, ये चीज़ें हर ऑथर के लिए, हर टेक्स्ट के लिए और हर क्राइटेरिया पर के मुताबिक हों। डिफरेंट किस्म के ऑथर्स डिफरेंट किस्म की चीज़ें देते हैं और आप इस तरह से आप भी अपनी टेक्निकल राइटिंग में अपनी स्किल्स या अपनी क्रिएटिव स्किल्स भी डाल सकते हैं। बट डोंट लेट दैट वरी यू। लेकिन इस तरह इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, इस तरह से आपने ये नहीं करना कि ये चीज़ें जो है मुझे जो बेहतर लग रहा है हो सकता है वो क्राइटेरिया के मुताबिक ना हो। प्रेजेंटेशन में कुछ भी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल क्विकली सी दैट इवन दो द टर्म्स एंड मॉडल्स मे वेरी स्लाइटली, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूनिवर्सल। अगरचा ये टर्म्स और मॉडल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये जो कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है कि हमने अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, दूसरे की बात को सुनना है, और जितनी भी स्टडीज़ है, जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी हमारी टेक्निकल राइटिंग है या हमारी प्रेजेंटेशन है, उसमें जो चीज़ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। और इसमें आपके क्राइटेरिया थोड़े बहुत डिफरेंस आ सकता है उन क्राइटेरियाज में, लेकिन आपको अपने मुताबिक उस स्पीच को इफ़ेक्टिव बनाना है। Most who study the speech communication process agree that there are several critical components present in nearly every speech। लेकिन हर स्पीच में, हर प्रेजेंटेशन में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं उस प्रेजेंटेशन के लिए, उस वर्क के लिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सल हो जाती हैं, हर तरह की कम्युनिकेशन में पाई जाती हैं। We have chosen in this text to label these components using the following terms। हमने इन components को इन terms को यूज़ करके इस्तेमाल किया है। सबसे पहले अगर हमें कोई स्पीच करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो सबसे पहले स्पीकर है हमारा। एक फर्स्ट कंपोनेंट जो है जो स्पीच कर रहा है या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वो स्पीकर हो जाता है। उसके बाद हमारा लिसनर जो उस स्पीच को, उस प्रेजेंटेशन को लिसन करने वाला है, देखने वाला है या उसको सुनने वाला है, वो हमारा लिसनर आ जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा मैसेज आ जाता है। यानी कि अगर कोई इंसान
अगर कोई प्रेजेंटर जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या अगर कोई वो स्पीकर जो है वो स्पीच कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मैसेज होगा, उसका कोई ना कोई मोटो होगा जिसके तहत वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो मैसेज के बगैर, डेफिनेट मैसेज के बगैर, किसी मोटो के बगैर कोई भी स्पीच, कोई भी प्रेजेंटेशन नील हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो सबसे पहले हमारा स्पीकर आ गया, उसके बाद हमारा लिसनर आ गया, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा मैसेज है कि हम मैसेज क्या देना चाहते हैं और लिसनर को किस तरह से हम अपने मैसेज के मुताबिक मोल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद चैनल आ गया। चैनल से मुराद हमारी कोई टीवी चैनल या रेडियो चैनल वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चैनल से मुराद वो तरीका है, वो जैसे अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप किसी कोई एकेडमिक प्रेजेंटेशन है तो आप सेमिनार हॉल में जाकर देंगे, आप स्टेज पर देंगे, टीचर्स के सामने देंगे, स्टूडेंट्स के सामने देंगे, ऑडियंस के सामने देंगे। अगर आप किसी आप अगर आप मैस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो किसी टीवी प्रोग्राम में जाके देंगे या रेडियो प्रोग्राम में देंगे। अगर आप किसी न्यूज़पेपर चैनल से रिलेटेड हैं या न्यूज़पेपर से रिलेटेड हैं, अगर आप कोई कॉलम लिख रहे हैं तो आपका चैनल जो है वो न्यूज़पेपर होगा। तो इस तरह चैनल जो है वो तरीका जिसके ज़रिए आप अपना मैसेज फैलाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी टेक्निकल राइटिंग आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं। कंटेक्स्ट में आ जाता है कि आप किस कंटेक्स्ट में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका उसका कंटेक्स्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पॉलिटिशियन है और आप किसी जलसे में जाके स्पीच करना चाहते हैं, किसी जलसे में जाके प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप स्पीक करना चाहते हैं तो उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट होगा, उसको आप डिफरेंटली देखेंगे। अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट होगा। उसके बाद इंटरफेरेंस आ जाता है कि आपका और आपके ऑडियंस का रिलेशन क्या है। उसके बाद फीडबैक आ जाता है कि आप अगर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें आपको किस किस्म का फीडबैक मिलता है, उसमें आपको किस किस्म की जो है वो आपके आपके जो आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो किस किस्म का मिलता है। सबसे पहले अब हम ये हमारे जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ स्पीच कह लें या कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं, जो कंपोनेंट्स मौजूद होने चाहिए, वो ये कंपोनेंट्स हैं। स्पीकर है, लिसनर है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, चैनल है, कॉन्टेक्स्ट है और इंटरफेरेंस है, और उसके बाद फीडबैक है कि आपकी प्रेजेंटेशन का रिस्पॉन्स क्या आता है, आपकी स्पीच का रिस्पॉन्स क्या आता है, आप किस तरीके से आपको फीडबैक मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीकर। तो स्पीकर की क्या वैल्यू है। एज यू माइट इमेजिन, द स्पीकर इज द क्रूशियल फर्स्ट एलिमेंट विद इन द स्पीच कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्पीच कम्युनिकेशन प्रोसेस में या एलिमेंट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली बात जो है वो स्पीकर है। वो सबसे, क्योंकि उसने स्पीच करनी है, उसने स्पीक करना है, उसने बताना है, उसने अपनी थॉट्स, अपने व्यूज़ को प्रोपगेट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है, वो स्पीकर आ रहा है। विदाउट अ स्पीकर देर इज़ नो प्रोसेस। किसी स्पीकर के बगैर, स्पीच करने वाले के बगैर, किसी प्रेजेंटर के बगैर, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को प्रोपगेट करने वाले के बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। द स्पीकर इज सिंपली द पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग और प्रेजेंटिंग द स्पीच। स्पीकर वो पर्सन है जो कि डिलीवर कर रहा होता है या प्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को या फिर किसी स्पीच को। अ स्पीकर माइट बी समवन हु इज़ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ इन योर वर्क प्लेस। वो स्पीकर जो है कोई भी हो सकता है वो क्या कर रहा हो, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा हो आपकी जगह पर, आपकी काम करने वाली जगह पर। योर प्रोफेसर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक स्पीकर एज ही गिव्स अ लेक्चर। और वो भी क्या होता है, आपका प्रोफेसर जो है वो भी एक पब्लिक स्पीकर होता है क्योंकि वो लेक्चर देता है। इवन अ स्टैंड अप कॉमेडियन कैन बी कंसिडर्ड अ पब्लिक स्पीकर। यहाँ तक कि अगर कोई कॉमेडियन है और वो अपनी बातें कर रहा है तो वो भी क्या बन जाता है, वो एक पब्लिक स्पीकर बन जाता है। After all, each of these people is presenting an oral message to an audience in a public setting.
इस तरह से वो क्या, इन तमाम लोगों में से जितने जितने लोगों को भी हमने मेंशन किया है, ये तमाम लोग असल में क्या कर रहे होते हैं, एक ऑरल मैसेज, एक वर्बल मैसेज या एक मैसेज दे रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को किसी भी पब्लिक सेटिंग में. Most speakers, however, would agree that the listener is one of the primary reasons that they speak. कहते हैं कि मोस्ट स्पीकर जो हैं वो ये कहते हैं, इस बात पे एग्री करेंगे कि लिसनर जो है वो प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से वो बोलते हैं. अब अगर एक प्रोफेसर अपनी क्लास में जाकर लेक्चर देता है, तो अगर उसकी क्लास खाली होगी तो डेफिनेटली वो लेक्चर नहीं देगा. तो उसकी ऑडियंस, उसके स्टूडेंट्स जो हैं, उसके लिसनर जो हैं, वो उसके लिए प्राइमरीली इम्पोर्टेंट होंगे. वो किस बेस पर, किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, ये चीज़ें उसको महलूद खातिर रखनी पड़ेंगी. जैसे एक टीचर है, अगर 10th क्लास में जाता है टीचर, वही टीचर अगर 10th क्लास में जा रहा है तो वो 10th क्लास के बच्चों के लेवल के मुताबिक अपना लेक्चर देगा. इसी तरह अगर वो FSC, FA या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने जा रहा है तो वो अपने लिसनर के मुताबिक ही अपना लेक्चर प्रिपेयर करेगा और अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर करेगा. इसी तरह BS के लिए या MPhil के लिए या PhD के लिए जो भी लिसनर्स का लेवल होगा, एजुकेशन के सिलसिले में मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी लिसनर होगा, जो भी इसका लेवल होगा या जो भी वो ऑडियंस होगी, उसके लिए ही स्पीकर स्पीक करेगा. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीकर के बाद कौन आ जाती है, इसके लिसनर्स आ जाते हैं. तो स्पीकर जो है हमेशा किसके लिए स्पीक करता है, अपनी स्पीच किसके लिए देता है, लिसनर्स के लिए देता है. द लिसनर इज जस्ट एन इम्पॉर्टेंट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पीकर. लिसनर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्पीकर है. नाइदर वन इज इफेक्टिव विदाउट द अदर. अगर लिसनर्स ना हो तो स्पीक करने वाले की स्पीच इनइफेक्टिव हो जाती है. और अगर ऑडियंस बैठी हो और स्पीकर ना हो तो तब भी किसी स्पीच का कोई आइडिया ही नहीं लाया जा सकता माइंड में. तब उसका जो है असर ही ख़त्म हो जाता है या उसका कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है. द लिसनर इज द पर्सन और पर्सन हु हैव असेंबल्ड टू हियर द ऑरल मैसेज. अब वो लिसनर्स जो होते हैं वो एक आदमी है या ज़्यादा आदमी है, तो वो असल में क्या होते हैं, वो उस ऑरल मैसेज को सुनने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं. सम टेक्स्ट माइट इवन कॉल सेवरल लिसनर्स एंड आइडियंस. कुछ टेक्स्ट जो हैं वो सेवरल लिसनर्स को भी ऑडियंस कहते हैं. यानी कि अगर आप अब ये सिर्फ स्पीच, ये बातें जो है वो सिर्फ स्पीच के से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल राइटिंग से भी रिलेटेड है. इसको हम सिर्फ एसेंशियल ऑफ स्पीच नहीं कह सकते, बल्कि ये एलिमेंट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग भी हैं. क्योंकि टेक्निकल राइटिंग ऐसे कि अगर आप कुछ राइट कर रहे हैं, टेक्निकली आप राइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी इंसान के लिए, जिसने उसको पढ़ना है, जिसको उसको रीड करना है, उसके लिए कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं तो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं आप उन्हीं को मैसेज देंगे, जो आपकी ऑडियंस है आप उन्हीं को मैसेज देंगे. तो इस तरह से जो है ये बातें जो हैं सिर्फ स्पीच से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये इफ़ेक्टिव टेक्निकल राइटिंग से भी रिलेटेड हैं. कि टेक्निकल राइटिंग जो है वो भी, जो राइटर है वो उसमें स्पीकर बन जाता है और जो रीडर है वो उस वक्त लिसनर बन जाता है. Some text might even call several listeners an audience. The listener generally forms an opinion as to the effectiveness of the speaker and the validity of the speaker's message based on what they see and hear during the presentation. अब जो है लिसनर जो है वो जनरली क्या करता है, एक ओपिनियन बनाता है. किसके बारे में, स्पीकर के इफेक्टिवनेस के बारे में, एंड द वैलिडिटी ऑफ द स्पीकर्स मैसेज, और जो स्पीकर का जो मैसेज है उसकी वैलिडिटी के बारे में. जितना उनको समझ होती है, जितनी उनको उनकी सूझबूझ होती है, उसके मुताबिक जो है वो प्रेजेंटेशन के दरमियान उसको सुनते हैं या वो देखते हैं, और उसकी बिना पर, उसकी आइडियाज़ की बिना पर वो और अपने आइडियाज़ की बिना पर वो एक ओपिनियन बनाते हैं उस स्पीकर के इफेक्टिवनेस के बारे में. द लिसनर्स जॉब समटाइम्स इंक्लूड्स क्रिटिकिंग
और इवेल्युएटिंग। और लिसनर्स की जॉब जो होती है वो क्या होती है असल में, उसको क्रिटिक करना या इवेल्युएट करना, द स्पीकर स्टाइल एंड मैसेज, स्पीकर के स्टाइल को देखना और जो मैसेज वो देख रहा है उसको देखना। यू माइट बी आस्क्ड टू क्रिटिक योर क्लासमेट्स एज दे स्पीक और टू कंप्लीट एन इवेल्युएशन ऑफ अ पब्लिक स्पीकर इन अनदर सेटिंग। वो आप जो हैं यू मे बी आस्क्ड टू क्रिटिक योर क्लासमेट्स, आप भी कह सकते हैं अपने क्लासमेट से एज दे स्पीक, या जैसे वो बोलते हैं, आर टू कंप्लीट एन इवेल्युएशन ऑफ अ पब्लिक स्पीकर इन अनदर सेटिंग, या फिर आप एक पब्लिक स्पीकर की इवेल्युएशन को कंप्लीट कर सकते हैं किसी दूसरी सेटिंग में। दैट मेक्स द जॉब ऑफ द लिसनर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और ये लिसनर की जॉब जो है जो जॉब है लिसनर की कि उसको इवेल्युएट करना, स्पीकर को की इफेक्टिवनेस को बयान करना या उसकी इफेक्टिवनेस को देखना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्पीकर्स ऑफन हेल्प्स द स्पीकर इम्प्रूव हिज हर स्पीच ट्रिमेंडसली। और फिर जब लिसनर है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव किस्म का फीडबैक। वो एक ऐसा रिस्पॉन्स देता है जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव किस्म का होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उसको थोड़ा सा सर्च कर लें, उसको देख लें कि आया जो स्पीकर कह रहा है, हो सकता है ऐसी चीज़ हो जो आपके इल्म में ना हो और आपकी उस वक्त आपको उसकी समझ ना आ रही हो या आपके लेवल से ऊपर की चीज़ हो, तो आपको जो है वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव किस्म का फीडबैक, यानी कि बहुत अच्छा किस्म का फीडबैक देना चाहिए, उसको समझ के, उसको सुन के और एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन करके आपने उसको जो है आप उसको फीडबैक दें ताकि स्पीकर अपनी स्पीच को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैसेज। ठीक है, एक और क्रिटिकल एलिमेंट जो है स्पीच प्रोसेस में वो क्या है, मैसेज है। कि ज़ाहिर है एक इंसान जो 30 मिनट 40 मिनट या 60 मिनट 1 घंटा स्टेज पर आकर बोलता है तो उसका बोलना जो है वो ये तो नहीं हम कह सकते कि वो बगैर किसी मकसद के है, बगैर किसी मोटो के है, बगैर किसी मैसेज के है। डेफिनेटली उसके अंदर जितनी लंबी स्पीच होगी, जितनी ज़्यादा टाइम की स्पीच होगी, उतना ही बड़ा मैसेज उसके अंदर मौजूद होगा। द मैसेज इज वर्ड द स्पीकर इज डिस्कसिंग आर द आइडियाज दैट ही इज प्रेजेंटिंग टू यू एज ही कवर्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। मैसेज वो चीज़ है जो कि स्पीकर डिस्कस कर रहा होता है या फिर वो आइडियाज़ हैं जो कि वो आपको प्रेजेंट कर रहा होता है और उन आइडियाज़ के तहत वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहा होता है। द इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंसेप्ट्स प्रेजेंटेड बाय योर प्रोफेसर्स बिकम द मैसेज ड्यूरिंग अ लेक्चर। किसी भी आपके जो प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, तो जो पूरे इम्पोर्टेंट चैप्टर कंसेप्ट्स होते हैं वो आपका क्या बन जाते हैं, आपके लिए एक मैसेज बन जाते हैं। द कमांड्स एंड स्टेप्स यू नीड टू यूज द न्यू सॉफ्टवेयर एट वर्क आर द मैसेज ऑफ द ट्रेनीज एज ही शी प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू योर डिपार्टमेंट। अगर वो कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या कंप्यूटर से रिलेटेड है या कोई भी चीज़ से रिलेटेड है तो कमांड और स्टेप्स जो है वो आपको उस लेक्चर में बताए जाते हैं, वो भी आपके मैसेज में ही आते हैं। द मैसेज माइट बी लेंथी, मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। सच एज द प्रेसिडेंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन एड्रेस आर फेयरली ब्रीफ एज इन अ 5 मिनट प्रेजेंटेशन गिवन इन क्लास। जैसे कि प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, जैसे कि अगर कोई प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है तो उसका ज़ाहिर है मैसेज जो होगा वो बहुत लेंथी होगा, लंबा होगा, या फिर बहुत ही ब्रीफ भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई आपको 5 मिनट में आके कोई बात कह जाता है या 5 मिनट की कोई प्रेजेंटेशन दे जाता है आपकी क्लास में आकर, तो आपके लिए वो मैसेज जो है वो भी क्या हो सकता है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत शॉर्ट और ब्रीफ मैसेज भी हो सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है चैनल। तो चैनल वो मीन्स है जिसके ज़रिए मैसेज भेजा जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है। द चैनल इज़ द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंड और ट्रांसमिटेड। चैनल वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए वो मैसेज भेजा जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है। डिफरेंट चैनल्स आर यूज टू डिलीवर द मैसेज। मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स यूज़ किए जाते हैं उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिकेशन टाइप और कंटेक्स्ट।
आपकी कम्युनिकेशन टाइप या कंटेक्स्ट को पर डिपेंड करते हुए। यानी कि जैसे अब एक टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, तो वो कौन से मीडियम को, वो एजुकेशनल मीडियम को या आपकी क्लास को या आपकी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको यूज़ कर रहा है आपको मैसेज देने के लिए। फॉर इंस्टेंस इन मैस कम्युनिकेशन द चैनल यूटिलाइज्ड माइट बी अ टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट. The use of a cell phone is an example of a channel that you might use to send a friend a message in interpersonal communication. मिसाल के तौर पर आपका सेल फोन जो है वो भी एक चैनल है जो कि जिसके ज़रिए आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर सकते हैं और बहुत ही हाईली पर्सनल किस्म की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. However, the channel typically used within public speaking is the speaker's voice, or more specifically the sound wave used to carry the voice to those listening. ये भी कहा जा सकता है कि जो वॉइस है, जो स्पीकर बोल रहा है, वो उसका चैनल है. यू कुड वॉच और एक प्री रिकॉर्डेड स्पीच और वन एक्सेसिबल ऑन यूट्यूब एंड यू माइट नाउ से दैट चैनल इज़ द टेलीविजन और योर कंप्यूटर. अगर आप कोई यूट्यूब पे देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम यूट्यूब चैनल पे जो है ये चीज़ देख रहे हैं, तो ये चैनल आपका जो है वो बन जाता है आपका टेलीविजन, आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल आपका चैनल बन जाता है. दिस इज़ पार्शियली ट्रू, ये कुछ हद तक ठीक है. However, the speech would still have no value if the speaker's voice was not present. So in reality, the channel is now a combination of two: the speaker's voice broadcast through an electronic source. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब चैनल जो है हम उसको ये कह सकते हैं कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, स्पीकर की वॉइस और वो चीज़ जिसके ज़रिए, वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स जिसके ज़रिए वो वॉइस ब्रॉडकास्ट हो रही है. यानी कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा लैपटॉप जो है या हमारा कंप्यूटर जो है वो एक चैनल है, क्योंकि अगर कोई स्पीकर नहीं स्पीक करता और वो आपको मैसेज नहीं भेजता तो आपका कंप्यूटर आपका चैनल नहीं हो सकता. कंटेक्स्ट Context is a bit more complicated than the other elements we have discussed for so far. जो भी एलिमेंट्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं उनमें सबसे कम्प्लेक्स चीज़ जो है वो क्या है, कंटेक्स्ट है. द कंटेक्स्ट इज मोर देन वन स्पेसिफिक कंपोनेंट, क्योंकि कंटेक्स्ट जो है वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गिव अ स्पीच इन योर क्लासरूम, द क्लासरूम और द फिजिकल लोकेशन ऑफ योर स्पीच इज़ द पार्ट ऑफ द कंटेक्स्ट. ठीक है, अगर आप किसी क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं, आप क्लासरूम में बता रहे हैं तो दे रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं, तो जो आपकी क्लासरूम है या जो फिजिकल लोकेशन है आपकी स्पीच की, वो आपके कंटेक्स्ट का सिर्फ महज एक हिस्सा बन के रह जाती है, वो एक सिर्फ एक पार्ट होती है. यानी कि कंटेक्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी पार्ट्स. ठीक है, जिसमें हमारी क्लासरूम भी क्या बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है उसका. That's probably the easiest part of context to grasp. ये easiest part है context का, उसको grasp करने के लिए, इसको समझने के लिए. But you should also consider that the people in your audience expect you to behave in a certain manner depending on the physical location or the occasion of the presentation. बट यू शुड ऑल्सो कंसिडर, लेकिन आपको इस बात को भी समझना चाहिए दैट द पीपल इन योर ऑडियंस, के आपके जो ऑडियंस में जो आपके लोग हैं, एक्सेप्ट यू टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर, अब बजाय सवाए आपके, तो उन वो जो है एक ख़ास मैनर में एक ख़ास तरीके से बिहेव करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल लोकेशन और द ओकेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो वो जो फिजिकल लोकेशन होती है या ओकेजन ऑफ द प्रेजेंटेशन होता है, उसके लिहाज से पर वो डिपेंड करते हैं. यानी कि आप अपने लिसनर्स पर भी, आपका जो लिसनर का कंटेक्स्ट है वो भी आपके चैनल का, आपके स्पीच का कंटेक्स्ट बन जाता है. क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ उनको प्रेजेंट करते हैं जो उनकी समझ से बाहर है, तो इस तरीके से वो आपकी बात को समझने के काबिल ही नहीं होंगे, वो आपको बहुत डिफरेंटली बिहेव करेंगे. इफ़ यू गेव अ टोस्ट एट अ वेडिंग, द ऑडियंस वुड नॉट बी सरप्राइज. The audience would not be surprised if you told a funny story about the couple or used informal gestures such as high five or a slap on the groom's back. That would be acceptable within the expectations of your audience, given the occasion. However, what if the reason for your speech was the presentation or eulogy at a loved one's funeral?
अगर आप किसी शादी में जाते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आप उसके बारे में अगर कोई मजाक करते हैं तो आपके मजाक को सीरियस लिया जाएगा, आपके मजाक को समझा जाएगा और उस पर हंसा भी जाएगा। ठीक है, तो वो आप जो है वो उसी तरीके से बात करेंगे जो ओकेजन होगा। अगर शादी का ओकेजन होगा तो आप वहाँ पे हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के फ्यूनरल में गए हुए हैं, अगर आप किसी अपने प्यारे के जनाजे पर गए हुए हैं, तो क्या आप इस काबिल होंगे कि वहाँ पे आप कोई मजाक वाली बात कर सकें? अगर आप वहाँ पे कोई मजाक वाली बात करेंगे तो आपको कभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो कि एक शादी पर करने से मिलेगा। तो ये कंटेक्स्ट का मतलब यह है कि जहाँ पर आप जिस ओकेजन पे आप होते हैं आप उसी हवाले से बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर जो है वो टीवी चैनल पे जहाँ पर सियासतदान बैठे हुए हैं वहाँ पर जाकर अपनी एजुकेशन के बारे में बोलना शुरू कर देगा, तो क्या उसको एंटरटेन किया जाएगा? क्या उसकी ऑडियंस उसको सुनेगी? तो उस तरह से वो कभी भी अपनी बात या अपना लेक्चर देने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग सियासत के बारे में बात करने के लिए जो है वो सियासत के बारे में बात सुनने के लिए रेडी होंगे। वहाँ पर आपके लेक्चर को या इंग्लिश ग्रामर को कोई नहीं समझेगा, इंग्लिश की बातों को या आपकी बायो की बातों को या आपके बायो के कंसेप्ट को कोई भी नहीं सुनेगा। तो इस तरह से हर कंटेक्स्ट में जो एक ऑडियंस होती है उसकी जो सराउंडिंग होती है, वो जो ओकेजन होता है वो भी कंटेक्स्ट में शामिल हो जाता है। स्पीकर की जो बातें हैं वो भी कंटेक्स्ट में शामिल हो जाती हैं, और इस तरह से कंटेक्स्ट में बहुत सारी और दूसरी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। सो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर ऑडियंस मस्ट बी फैक्टर्ड इनटू कंटेक्स्ट एज वेल। इस तरह आपकी ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी एक मेन फैक्टर होती हैं आपके कंटेक्स्ट में। The cultural rules, often unwritten and sometimes never formally communicated to us, are also a part of the context. जो हमारे cultural rules हैं जो कि ख़ास तौर पे अनरिटन होते हैं और जो कि फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं होते, वो भी हमारे कंटेक्स्ट का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि आप ये समझें कि आपकी क्लास है, अगर आप बखर में क्लासेस ले रहे हैं तो आपकी क्लास उस तरह से कभी भी इंटीमेट नहीं हो सकती या उस तरह से बिहेव नहीं कर सकती या उस तरह से लिबर्टी का मुजाहरा नहीं कर सकती जिस तरह के किसी लाहौर की ब्रॉड माइंडेड किस्म की या मॉडर्नाइज्ड किस्म की यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। डिपेंडिंग इस तरह आपका कल्चर जो है वो हमेशा जो है वो आपको जो है वो रोकेगा डिफरेंट चीज़ करने से। आप हमेशा अपने कल्चर के मुताबिक ही वो चीज़ें करेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर कल्चर यू विल प्रोबेबली एग्री दैट देयर आर सम रूल्स टिपिकली adhered to by those attending a funeral। जहाँ पर आप होंगे, जहाँ का जो असूल होगा, जो कल्चरल आपका या सकाफ़ती आपका रूल्स होंगे या सकाफ़ती रिवायात होंगी, उनके मुताबिक ही आप चलेंगे। जो फ्यूनरल को अटेंड करने में आपके रूल्स होंगे, जिस तरह का इलाका होगा उस तरह की चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके कंटेक्स्ट में आ जाएंगी। इन सम कल्चर्स mourners wear dark colors and are somber and quiet। कुछ कल्चर्स में जो मातम करने वाले होते हैं या जिनके कोई प्यारे फौत हो गए होते हैं तो वो ब्लैक कलर्स पहनते हैं और वो बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं और वो ज़्यादा रोना धोना नहीं करते। इन अदर कल्चर्स ग्रीविंग आउट लाउड और बीटिंग वंस चेस्ट टू शो एक्सट्रीम ग्रीफ इज़ ट्रेडिशनल। और जबकि कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि अगर कोई आपका प्यारा फौत हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से रोया जाता है या बहुत ही जैसे कुछ लोग मातम करते हैं, तो वहाँ पे ये एक ट्रेडिशन बन जाती है या एक रिवायत बन जाती है कि जब आपके प्यारे फौत हो जाएं तो मातम किया जाए। तो कुछ लोग जो हैं वो उसको, जिन कल्चर्स में ये चीज़ अच्छी समझी जाती है वो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। और जिन कल्चर्स में डार्क कलर्स पहनना या ब्लैक कलर पहनना और खामोश रहना अच्छा समझा जाता है, वहाँ पर लोग उसी तरह से करते हैं। इसलिए हमारे कंटेक्स्ट में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, किसी भी स्पीच या प्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट में वो तमाम चीज़ें मौजूद हो जाती हैं जो उस वक्त
भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, वो ऑडियंस में भी मौजूद होती हैं, स्पीकर्स में भी मौजूद होती हैं, और वहाँ के कल्चर में भी मौजूद होती हैं. Therefore the rules from our culture, no matter what they are, play a part in the context as well. इसलिए हमारे हमारे किसी भी चीज़ का कंटेक्स्ट जो है उसमें हमारा कल्चर भी शामिल हो जाता है. इसके बाद है इंटरफेरेंस. एवरी स्पीकर होप्स दैट हिज हर स्पीच इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस. ऑडियंस स्पीकर और लिसनर के दरमियान एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो स्पीकर बात कर रहा हो ऑडियंस उसको अच्छे तरीके से समझ ले. ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं. और जब भी ऑडियंस स्पीकर और ऑडियंस के दरमियान अच्छा इंटरफेरेंस होता है तो स्पीकर की स्पीच इफेक्टिव समझी जाती है. However, there are times when some obstacle gets in the way of the message and interferes with the listener's ability to hear what's being said. बाद का यूँ भी होता है, जो स्पीकर कह रहा होता है वो जो ऑडियंस होती है उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती या वो लेवल नहीं होता कि उसको आसानी से समझ सकें. इस सूरत में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ हर्डल्स आ जाती हैं जिससे ऑडियंस को स्पीकर की बात समझने में नाकामी होती है. दिस इज इंटरफेरेंस, और यू माइट हैव हर्ड इट रेफर टू एज नॉइज. Every speaker must prepare and present with the assumption that interference is likely to be present in the speaking environment. तो जब ऑडियंस जो है वो उस बात को समझने के काबिल नहीं होती या उस चीज़ को उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होता तो हम उसको इंटरफेरेंस कहते हैं. Every speaker must prepare and present with the assumption that interference is likely to be present in the speaking environment. Interference can be mental, physical, or physiological. Mental interference occurs when the listener is not fully focused on what he is hearing due to his own thoughts. मेंटल इंटरफेरेंस तब होता है जब ऑडियंस या लिसनर जो है अपनी थॉट्स की वजह से स्पीकर को नहीं सुन पाता. इफ़ यू हैव एवर कॉट यूर सेल्फ डे ड्रीमिंग इन क्लास ड्यूरिंग अ लेक्चर, यू आर एक्सपीरियंसिंग इन मेंटल इंटरफेरेंस. अगर आप डे ड्रीमिंग है या आप दिन के वक्त ख्वाब देखते हैं और लेक्चर के दौरान भी आप अपनी ही सोचों में गुम होते हैं तो आप मेंटल इंटरफेरेंस को एक्सपीरियंस करेंगे. बहुत से स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं लेकिन फिजिकली तो मौजूद होते हैं लेकिन वो मेंटली क्लास में मौजूद नहीं होते. वो अपनी टीचर के लेक्चर को सुन ही नहीं रहे होते. वो मेंटली जो है वो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे होते. तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो स्पीकर और ऑडियंस के दरमियान या स्पीकर और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान मेंटल इंटरफेरेंस पाया जाता है. योर ओन थॉट्स आर गेटिंग इन द वे ऑफ द मैसेज, क्योंकि आपकी अपनी थॉट्स जो हैं वो उस मैसेज को समझने से आपको रोक रही हैं. Second form of interference is physical interference. This is noise in the literal sense. Someone coughing behind you during a speech or the sound of a mower outside the classroom window. You may be unable to hear the speaker because of the surrounding environmental noises. इसके बाद ये हमारा आ जाता है फीडबैक. द फाइनल कंपोनेंट विद इन द स्पीच प्रोसेस इज फीडबैक. जो रिस्पॉन्स ऑडियंस देती है वो फीडबैक कहलाता है. वाइल सम माइट अज्यूम दैट द स्पीकर इज द ओनली वन हु सेंड्स अ मैसेज ड्यूरिंग अ स्पीच. ये कहा जाता है कि स्पीकर जो है वही इंसान है जो कि एक मैसेज भेज रहा होता है एक स्पीच के दौरान. द रियलिटी इज दैट द लिसनर इन द ऑडियंस आर सेंडिंग अ मैसेज ऑफ देयर ओन कॉल्ड फीडबैक. तो लिसनर्स जो हैं वो भी अपना मैसेज भेज सकते हैं या वो भी अपना मैसेज भेज रहे होते हैं जिसे हम फीडबैक कहते हैं. ऑफन दिस इज हाउ द स्पीकर नोज इफ शी इज सेंडिंग एन इफेक्टिव मैसेज. ये इस तरह है कि जैसे अगर वो स्पीकर जो है वो जानता है कि वो एक इफेक्टिव मैसेज भेज रहा है. ओकेजनली द फीडबैक फ्रॉम लिसनर्स कम्स इन वर्बल फॉर्म. तो जो लिसनर का फीडबैक होता है वो वर्बल फॉर्म में आता है. क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस और एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम आर लिसनर अबाउट अ की पॉइंट प्रेजेंटेड.
However, in general, feedback during a presentation is typically non-verbal. अक्सर औकात जो है वो फीडबैक नॉन वर्बल भी होता है. अ स्टूडेंट नोडिंग हिज हर हेड इन एग्रीमेंट और अ कंफ्यूज लुक फ्रॉम एन ऑडियंस मेंबर. अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सर हिला रहा होता है हाँ में या ना में, तो वो भी एक तरह से फीडबैक है. अगर कोई स्टूडेंट या ऑडियंस में से इस तरह से कंफ्यूज लुक से देखता है कि उसको समझ नहीं आ रही, तो वो भी हमारा फीडबैक समझा जाता है. एन ऑब्जर्वेंट स्पीकर विल स्कैन द ऑडियंस फॉर दीज फॉर्म्स ऑफ फीडबैक. इस तरह से जो स्पीकर होगा वो ऑडियंस को एक नज़र देखेगा इस तरह के फीडबैक के लिए. बट कीप इन माइंड दैट नॉन वर्बल फीडबैक इज ऑफन मोर डिफिकल्ट टू स्पॉट एंड टू डेसिफर. लेकिन जो नॉन वर्बल फीडबैक होता है वो एक मुश्किल तरीका है कि किस तरह से उस फीडबैक को स्पॉट किया जाए और उसको समझा जाए. फॉर एग्जाम्पल, इज़ अ yawn अ साइन ऑफ बोर्डम और इज़ इट सिंपली अ टायर्ड ऑडियंस मेंबर. जैसा कि एक yawn है, अगर कोई ऑडियंस में से अगर कोई स्टूडेंट है या कोई ऑडियंस जो लिसनर है वो अगर जमाई लेता है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. या तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीकिंग से बोर हो रहा है. तो इस तरह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पीकर के लिए इस तरह के फीडबैक को समझना. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ स्पीच या एलिमेंट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग भी आप कह सकते हैं. बेसिकली ये एलिमेंट्स ऑफ स्पीच हैं या वो कम्युनिकेशन स्किल, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप कोई भी स्पीच डिलीवर करते हैं, आप कोई भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं. आप इनको अच्छे तरीके से देख लें और जो चीज़ समझ ना आए वो मुझे बता दें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.